डीकेसी प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सोनालिका कुंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर के प्रमुख सुर्खियों पर। अनंतनाग के कार्डियोलॉजी विभाग में आज एक एडवांस ट्रेडमिल टेस्ट TMT मशीन इंस्टॉल की गई। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन GCW परेड ग्राउंड जम्मू में सेफर इंटरनेट डे पर एक अवेयरनेस वर्कशॉप लगाई गई। बीजेपी जम्मू ईस्ट मंडल द्वारा आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस पर एक समर्पण दिवस का कार्यक्रम अग्रवाल सभा में रखा गया। बीजेपी प्रमुख प्रवक्ता सुनील सेठी ने श्रीनगर में लगातार दूसरी दिन भी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC अनंतनाग के कार्डियोलॉजी विभाग में आज एक एडवांस ट्रेडमिल टेस्ट मशीन इंस्टॉल की गई। इस इंस्टॉलेशन को HOD डॉक्टर सईद मकबूल, डॉक्टर शमीम इकबाल और डॉक्टर शौकत ने ओवरसी किया। नई मशीन से हॉस्पिटल में कार्डियक डायग्नोस्टिक सर्विसेज बेहतर होंगी, जो पेशेंट केयर और हार्ट कंडीशंस के अर्ली डिटेक्शन में मदद करेगी। इस अवसर पर डॉक्टर मकबूल ने एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका को जोर दिया और कहा कि ऐसी सुविधाएं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाती हैं। किस्मती है कि ऐसे दो बहुत अच्छे डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स हमारे पास हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज्यादा मेहनत करें। Because they are working hard, so we have to encourage them, and this is a profession where we need to work hard. But he is doing a good job. We have to encourage and we have to felicitate them also. ये दुनिया की नंबर 1 किलर डिजीज जो है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, अभी अगर हम A to Z कम से कम 100 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस होंगी जिससे हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज डायग्नोज कर सकते हैं। TMT एक ऐसा सिंपल टेस्ट है और इतना सस्ता टेस्ट, न सिर्फ इससे हमें यह पता चलता है कि इस आदमी को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस हैं, बल्कि इसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है वो भी पता चलता है, और दूसरा ये भी पता चलता है कि इसको ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कितनी सीवियर हो सकती है। ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जिस तरह से हम देखते हैं, आप लोग भी रोज़ देखते हैं कितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। ये वार्निंग साइंस बहुत लोगों को मिलते हैं। बहुत लोगों को चलने से, खासकर चढ़ाई चढ़ने से या तेज चलने से या कोई वजन उठाने से सीने में दर्द होता है, और इस चीज़ को वो लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। कई बार वो लोग इसके लिए गैस की गोलियां भी खाते हैं। लेकिन ये TMT ट्रेडमिल जो है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो उस चीज़ को उबार के बाहर ला सकती है कि आया इस पेशेंट को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस हैं या नहीं है, क्या इसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है या फिर इसको दवाइयों की ज़रूरत है। ये TMT बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इसके लिए। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन GCW परेड ग्राउंड जम्मू में सेफर इंटरनेट डे पर एक अवेयरनेस वर्कशॉप लगाई गई, जिसमें बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने के सही तरीके बताया गया और अपने डाटा को किस तरह सिक्योर किया जाए ये भी बताया गया। तो कोई भी बड़े मजे से वहां से आपको OTP एक्सट्रैक्ट कर सकते दिए ट्रू कॉलर के डेटाबेस को आपने साथ में क्या भी दे दी। और कुछ लोग तो इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने अपने मोबाइल में ही अपने ईमेल का पासवर्ड रखा हुआ है, माई ईमेल और नीचे पासवर्ड। और ये याद रखिएगा कि ट्रू कॉलर फ्री में सर्विस नहीं देता, वो आपके इसी डेटा को ही यूज करता है। हमें यहाँ पे ये नॉलेज दी जा रही है कि किस तरह से हम अपने फ़ोन को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं और किस तरह के साइबर क्राइम्स हमारे साथ आजकल हो सकते हैं, किस तरह हो सकते हैं और कैसे हम उनके अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी बचा सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें इस सेमिनार में हमारे HOD सर प्रोफेसर विनेश शर्मा उनके थ्रू हमें दी जा रही है। कॉलेज में और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, और ये एक हमारे हायर अप से जो है एक इनिशिएटिव जो है लिया गया था इस प्रोग्राम का, इंटरनेट सेफर इंटरनेट डे का। सो इस इनिशिएटिव को आज हमने जो है वो एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, और बच्चों को बिठाया यहाँ पे, बच्चों को अवेयर किया इस वर्कशॉप के थ्रू कि किस तरह से आप इंटरनेट पे अपना डेटा जो है उसको सिक्योर रख सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं आपकी जितनी भी डिवाइसेस आजकल हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, फिर वो चाहे आपके घर के इक्विपमेंट्स हों या फ़ोन हो या लैपटॉप हो,
ये सारे के सारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं आपका डेटा जो है वो फ्रीली फ्लो कर रहा है। तो उस डेटा को किस तरह से सिक्योर किया जाए, कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे प्रोवाइड की जाए, कितनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको हाइड रखा जाए, इस तरह की एक जो वर्कशॉप है वो अंदर अभी चल रही है। डेली वेजर स्टेट डिपार्टमेंट गांधीनगर के कर्मचारियों का एक डेपुटेशन डिप्टी डायरेक्टर के कार्यालय में पेश हुआ। इस मौके पर डेली वेजर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मुख्तार अहमद वानी भी मौजूद रहे। डायरेक्टर्स को हम कहना चाहते हैं कि स्टेट्स के अंदर फिलहाल जो सुपरवाइजरी पोस्ट बनाई है ये एक बिजनेस है, एक माफिया है, अपने एनजीओ का माफिया चला रहे हैं, 300 एनजीओ बना रहे हैं, जबकि एनजीओ की जरूरत नहीं है। पूरे स्टेट्स के अंदर 450 टेलीविजन काम कर रहा है, हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे और एनजीओ की पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी बनाई जा रही है वो पैसा निकालने के, जबकि 4 एनजीओ काम करते हैं और 50 एनजीओ के लिस्ट इनको सेक्रेटरी में भेजे जाते हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। आपके जितनी भी मीडिया एक पिलर्स है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, हम जितना भी मीडिया है इनका तहे से हम शुक्रिया करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आप जानते हैं 61,000 टेलीविजन का मुद्दा आए दिन पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरा जम्मू कश्मीर 61,000 टेलीविजन का धरना प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुका है। लेकिन आज हमारा पर्सनल मैटर जो है अपने स्टेट्स का डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू प्रोविंस के स्टेट्स के हम डेलीविजर हैं और हमारा यही मुख्य कारण है आज स्टेट्स के अंदर हमारे जो डेलीविजर हमारी ड्यूटी जो है वीवीआईपी कोठियों के अंदर ये चौकीदार है, सफाई कर्मचारी वाले भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, प्लम्बर भी है और आज मुख्य कारण हमारा यही डिमांड है स्टेट्स के जो डेलीविजर पिछले 30 सालों से हमारी जो मेन कारण जो है पूरे गवर्नमेंट एलजी प्रशासन के साथ आज मुद्दे कहीं बहुत सारे पुराने इश्यूज हैं उनके ऊपर हम मसले उठाना चाहते थे, हमारे मसले मसाइल उसके जो सोल्यूशन कैसे निकलेगा। लेकिन आज बदकिस्मती की बात है हमने अपने ही डिपार्टमेंटों के अंदर हमारे जो मगरमच्छ बिठाए गए हैं, कोई सुपरवाइजर बनाया गया है, कोई किसी पोस्ट का बनाया गया। हम पूछना चाहते हैं स्टेट डिपार्टमेंट से यह पोस्ट सुपरवाइजरी कैसे है, इसको फिलहाल खत्म किया जाए। इनकी फाइनेंस से कोई अप्रूवल नहीं है, किसी लॉ डिपार्टमेंट ने यह पोस्ट क्रिएट नहीं किया है और इन्होंने एक धंधा बनाया हुआ है। आज डेली विजर्स की चार क्या रहे जो आपको ये जो इस महीने की सैलरी स्टेट्स की बनाई गई है, हमारी वजारत रोड में हमारे सुपरवाइजर एक है जिनका नाम सुभाष ठाकुर जी है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं वो पोस्टिंग कहां से आई है, उनकी है कैसे आई है। एक डेलीविजन का 4 एतवारें काटी गई है, जबकि और भी साइडें हमारी है। अगर वहां पर वो कानून लागू नहीं हुआ वहां पर कैसे लागू किया। आप देख रहे हैं ये इतने बच्चे, आज इस बच्चे का अगर 1400 रुपया इसके फादर्स की काटी गई है, 9,000 मात्र सैलरी है डेलीविजन की। आप देख रहे हैं हमारी जंग जो सरकार से है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने श्रीनगर में लगातार दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारे वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया बजट गरीब और आम लोगों के हित में है। उन्होंने इस बजट को ज्ञान कहा, जिसका अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। उनका कहना था कि ये बजट समाज के हर वर्ग और श्रेणी के लोगों को लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है। और नारी, फोकस इज ऑन पुअर, यूथ, विमेन एंड किसान फार्मर्स। फोकस इस चीज के ऊपर भी है कि जो इंडिया की मिडिल क्लास है, जो कि बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, उस मिडिल क्लास के पास स्पेंडिंग पावर जो है वो ज्यादा कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनके पास पैसा ज्यादा कैसे आए, और क्योंकि उन्हीं के पास पैसा आएगा तो उससे पैसा जो है वो सर्कुलेट होगा। तो हम ये देखते हैं कि इस बार एक बड़ी स्टेप लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया कि जिसकी इनकम 12 लाख तक है उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। सैलरीड क्लास के लिए 12,75,000 रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है कि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन उनकी 75,000 रुपए की एक्स्ट्रा हो जाती है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप इंश्योरेंसेस का, लाइफ इंश्योरेंस का, बाकी स्कीम्स का बेनिफिट लेते हैं तो ये 12,75,000 या 12 लाख जो है नॉन सैलरी के लिए बढ़ के जो है ये 15 लाख के करीब हो जाएगा। मोटे तौर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो जो मिडिल क्लास बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उसमें जिस आदमी की इनकम मंथली 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा भी है, उसको अब कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। कुल मिला के देखें तो जब मैं ये कहता हूं कि ये रेवोल्यूशनरी बजट है, तो आप इस चीज को सोचिए, इस बजटरी बेनिफिट देने का, खाली इनकम टैक्स की स्लैब को ऊपर लेके जाने का
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट हुआ है वो 1 लाख करोड़ रुपए का। तो मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट पूरे हिंदुस्तान को दे रही है ताकि हिंदुस्तान की मिडिल क्लास जो है वो मजबूत हो सके। हिंदुस्तान की मिडिल क्लास की मजबूती से आगे देश की मजबूती होगी, आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होगी। आपके कश्मीर में भी ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे टूरिस्ट आ पाएंगे, लोगों की जेब में पैसा होगा तो यहाँ पे आएंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, पैसा भी खर्चेंगे। यहाँ की इकोनॉमी भी जो है कनेक्टेड इकोनॉमी है। इस बजट में स्पेशल प्रोविजन रखा गया, जो औरतें हैं या जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के एंटरप्रेन्योर है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट की साइड से जो है वो प्रावधान रखा गया कि उनको लोन मिल सकता है, आसान दरों के ऊपर उनको लोन मिल सकता है। बीजेपी जम्मू ईस्ट मंडल द्वारा आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस पर एक समर्पण दिवस का कार्यक्रम अग्रवाल सभा में रखा गया। इस कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा किए गए कार्यों की बात की। कार्यकर्ताओं ने अपने श्रद्धा भाव से अपना सहयोग दिया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की भी बात की। इस मौके पर श्री सत शर्मा प्रेसिडेंट JNK बीजेपी भी उपस्थित रहे। कौन सी बातें हमारे बड़े करके वो हमेशा बताते हैं, मैं उनका भी आज स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का, जिन्होंने अपने कार्यालय में आज इस पवित्र दिन पर, जिसे पूरी पार्टी का हर कार्यकर्ता समर्पण दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन यहां पर दीनदयाल जी की प्रतिमा का अनावरण रखा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक मार्गदर्शक है। विकट परिस्थितियों में पार्टी कैसे चलानी है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। जब कार्यकर्ताओं का समर्थ केवल ह्यूमन वर्ग ही था, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हाईएस्ट ट्रैवलिंग ST की बस थी, जेब में पैसे नहीं थे, एक पत्र मिलता था कि आपको फलाना जी के घर पे जाके जाना है और वहां से बात करके वहां पार्टी का गठन करना है, समविचारी लोगों को इकट्ठा करना है, समाज के अंदर छाप छोड़नी है। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जो कार्यकर्ता संघ ने दिए, जिनमें आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी निकले, आज उस महान विभूति का की मूर्ति जो है यहाँ पर सभी मुख्यतः माननीय तरुण चुग जी से हमने समय लिया था। हमारे कार्यालय में इससे पहले 3 मूर्तियां थी। महाराजा देराज, हम उसके बाद पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की, और जो तीसरी प्रतिमा लगी थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगी थी। और आज चौथी प्रतिमा के रूप में पार्टी का अध्यक्ष रहने का मौका मिला, लेकिन जो लगातार से उनका कार्यकाल था एक महामंत्री के रूप में, उस कार्यकाल को जो है वो हमेशा याद रखा जाए। एक कार्यकर्ता के नाते कभी ये नहीं सोचना कि मुझे नेता बनना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सबको भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनके कार्यकाल को पढ़िए, ये ठीक कहा गया अनिल जी के माध्यम से कि कभी उनकी उस जीवन समय को लेकर, और जब तक वो पार्टी के जनसंघ के अध्यक्ष बने, और भारतीय जनसंघ की स्थापना उस समय एक विपक्ष के रूप में हुई थी, एक सशक्त विपक्ष हो, क्योंकि कांग्रेस की मनमानियां थी और कांग्रेस लगातार से जिस तरीके से देश भर में मनमानियां करती थी, तो लगता था कि एक विपक्ष की जरूरत है, और उस विपक्ष के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। और आज
बढ़ते बढ़ते विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का एक नया स्वरूप। श्री राधा कृष्ण मंदिर माना में 6 फरवरी से जारी श्री भागवत कथा सप्ताह में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पुण्य कमा रहे हैं। मंगलवार को भागवत कथा सप्ताह के 6ठे दिन भी कथावाचक जानक शास्त्री जी महाराज की तरफ से आए हुए श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया गया तथा युवाओं से अपील की गई कि वे नशा जैसी बुरी आदतों से दूर रहकर समाज की बेहतरी के लिए काम करें। कथावाचक जानक शास्त्री जी महाराज ने कहा कि जिस क्षेत्र में भी श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह का आयोजन होता है वे क्षेत्र पूरी तरह से धन्य हो जाता है, क्योंकि लगातार 7 दिनों तक श्रद्धालुओं को प्रभु का नाम जपने का अवसर मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अपने काम काज छोड़ करके जा रही है। कर्मकांड जो हमारे विद्वान आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग ये पूजा पाठ वगैरह कराते ना, एक कर्मकांड में चलता। कर्मकांड के मंत्र कितने हैं पता? कर्मकांड के मंत्र जो है वो 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के। और ज्ञान कांड के मंत्र जो है वो 4,000 मंत्र हैं। और उपासना कांड के मंत्र हैं 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। तो जो कर्म कांड के जो वेद मंत्र हैं, ये वेद के जो मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं, यही गोपियां बन के आई हैं कृष्ण अवतार में। तो आप विचार करिए, जो साक्षात वेद की ऋचाएं हैं वही गोपियां बन के आई हैं, जिन गोपियों को भगवान ने वर दिया है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी तो आप सब गोपियों के साथ में रासलीला करो। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, जब तक मानव अधिकार उल्लंघन के जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह नहीं बनाया जाता, ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी। सोपोर और कठुआ के मामले एक मिसाल बनने चाहिए, जिसमें दोषियों को कठोर सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसे उल्लंघन ना हो। जिस तरह उसको गोली मार दी गई और जो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत नजदीकी से उसको गोली मार दी गई, टायर की वजह से उसको गोली नहीं लगी बल्कि स्ट्रेट उसको गोली मार दी गई। और उसके बाद कठुआ बिलावर में जैसे मक्खन दीन को पुलिस हमारी रखवाली के लिए है, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसे में इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे वो खुद बार बार कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइजर हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मगर वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर पीडीपी वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते, पर कि उमर साहब कुछ चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहाँ होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी खराब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह जो बिलावर का SHO है उसके बारे में आम तौर से ये शिकायत है कि वो वहाँ लोगों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके उनसे पैसे वसूल करता है, जो पैसा नहीं देता है तो उसको मिलिटेंसी के इल्जाम में बंद करता है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी मक्खन दीन की, वो तो दिल दहलाने वाली चीज़ है। 25 साल का जवान, छोटे छोटे 2 बच्चे, उसको इतना मजबूर किया गया है कि कुरान पाक को हाथ में लेके वो खुदकुशी करता है। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को ये चीज़ ध्यान में रखिए। स्टेटहुड तो ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों स्टेटहुड तो मिल ही जाएगा, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इस सरकार को, कि सबसे पहले तो जान है तो जहान है। स्टेटहुड तब है जब इंसान जिंदा रहेंगे। तो मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने ये बात नहीं की, करनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपोजिशन है, PDP अपोजिशन है, हम कोई
मिलिटेंट जमात नहीं है। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी JKEJCC ने प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस कॉन्फ्रेंस को चेयरमैन मिस्टर एजाज खान ने संबोधित किया, जिनके साथ मिस्टर मोहम्मद शफी यादर, मिस्टर सलीम सागर और अनेक केंद्रीय प्रदेशिक और जिला नेता मौजूद रहे। मिस्टर खान ने केंद्रीय शासन प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा झेल रहे अनेक समस्याओं को उठाने के साथ साथ उन कैजुअल लेबर्स पर बाल प्रयोग की कड़ी निंदा की जो अपनी पुरानी मांगों के हल के लिए विरोध कर रहे थे। पत्रकार से बात करते हुए चेयरमैन मिस्टर एजाज अहमद ने अधिकारियों का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ आकर्षित किया। हाल ही में सबसे पहले जो कल श्रीनगर प्रेस क्लब में आरसी मुलाजमीन को जो एहतजाज था, पुलिस ने उसको दबाया और मुलाजमीन पे लाठीचार्ज किया। मैं एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी सारी इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं और सरकार को खबरदार करते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 जमहूरी मुल्क में रहते हैं। यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का इख्तियार है। आयीन और कानून के दायरे में रह के हम अपने हुकूकों के लिए जद्दोजहद हमेशा कर सकते हैं। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के सभी आरजी मुलाजमीन, एम्प्लॉय शॉप डीलरों, मेहनत कशों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जहां आप लोगों का पसीना गिरेगा, एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सारे कायदे अपना खून बहा देंगे। मैं सरकार से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा साहब से, रियासत के जम्मू कश्मीर की UT के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं कि इन 61,000 जितने आरजी मुलाजमीन हैं और सभी सरकारी मुलाजमीन या फिर प्राइवेट शॉप डीलर हैं, इनकी नौकरियों का फिलहाल मुस्तकिल किया जाए। साथ ही हाल ही में जो 3% DA सरकार ने दिया, उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रिया। इसके साथ ही हमने बाकी जितने भी मुतालबात हमारे हैं, हम वाज़ेह अल्फाज में सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा हक है, सारा हक इथे रह। हम चाहते हैं कि हमारा जो GB फंड सरकार के पास है, जो हमारे खून पसीने की कमाई है, सरकार ने हमारे अमानत का खयानत किया। हम किसी भी सूरत में अपने पैसे को किसी को गबन करने की इजाजत नहीं देंगे। सरकार से मुतालबा है कि हमारे GB फंड का पैसा जिस तरह पहले से वागुजार किया जाता था, आइंदा दिनों में भी हमें उसी तरह मिलना चाहिए। दूसरा, जो हमारे रिटायर एम्प्लॉयज होते हैं सरकारी महकमों से 35-40 साल वो सरकारी खदमात में देते हैं, लेकिन उनका भी जो बाकायदा वाजबात है उसको भी सरकार 5-6 महीने तक अभी अदा नहीं करती है। उसके लिए भी हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द उस पैसे को बाजुकात करें। काजीकुंड एरिया को कबरमार्ग अनंतनाग और 100 से ज्यादा आसपास के गांव से जोड़ने का जो सपना बहुत समय से देखा जा रहा था, वो अब सच होने जा रहा है। दमिया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। लगभग 60 साल से लोग एक बेहतर कनेक्शन की उम्मीद कर रहे थे और अब वो सपना पूरा हो रहा है। एक्शन R&B खालिद मंजूर ने कहा कि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन अगले 2 साल में कंप्लीट होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट का कुल लागत 10 करोड़ है, जो कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाएगा। सर मे आसिम डार बस काजीगुंड साइड सर सर फर्स्ट टाइम यप वारिया मुश्किलात अगर कदल जल्दी कंप्लीट गए तो आसाइश यप गई गांव 2 यप इमरान गई आसाइश दामजन नाव मे गुरान नबी भट्ट मगर 64 वरी वत मे कंटिन्यू बोजान ये बन यह कदल ये जन यप काबा मरग सोडर फतेहपुर तो मगर वारिया मुश्किलात खास कर यात्रा टाइम मज लगन इस्लामाबाद 2 घंटे अगर अस कदल बन वातो खाली 15 मिनट पे 20 मिनट वातो इस्लामाबाद मगर दपान कम साथ क्या सन बुजुर्ग यप काबा मरग ग नमाज पढ़ने इन मुश्किलात ग जबरदस्त मुश्किलात गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट कर करो तुम जल्दी अ कदल तैयार। एलपी साहब आपका शुक्रिया। ये लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी, तो इस साल इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम हमने शुरू कर दिया। ये नाबार्ड के तहत हमें अप्रूव हुआ है, तो इंशाल्लाह 2 साल में हम
ये लोगों को वक़्फ़ कर देंगे और इसका कास्ट जो है 10.5 करोड़ में ये इंशाल्लाह तपाई तकमील तक पहुंच जाएगा। की वजह से थोड़ा सा सुस्त रफ्तारी थी, मौसम जो ही ठीक हो जाएगा तो इस पे काम में भी शिद्दत आएगी इंशाल्लाह। 2 साल हमने रखा है, लेकिन उम्मीद है कि 2 साल से पहले ही हम ये लोगों के नाम वक़्फ़ कर देंगे इंशाल्लाह। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 175 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 11 फरवरी 2025 को एक मेडिकल कैंप उड़ी परनबिला में ऑर्गेनाइज किया। इस कैंप का उद्घाटन चीफ गेस्ट श्री अवधेश कुमार, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एक 175 BSF हेडक्वार्टर मोहारा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने किया। उन्होंने रिबन काटकर प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जैसे डॉक्टर TES आइंस्टाइन, CMO SHQ BSF बारामूला, श्री मनोज कुमार, श्री रामशंकर और डॉक्टर राहुल कटोच। घर गया था वो आ ही नहीं है सादा बाजू को बच्चा सादा बाजू मैं मुस्कान मुनीर हूँ, परमपिला से हूँ। हमारे यहाँ पे BSF का कैंप लगा हुआ है और ये बीच बीच में हमेशा लगता है। और ये मतलब जो बूढ़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मतलब ये हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, तो ये यहाँ पे आके कैंप लगाते हैं। हम इनका शुक्रगुजार हैं, ये हमें फ्री मेडिसिन देते हैं, तो ये उम्मीद है कि ये मतलब आगे भी लगाएंगे। 175 बटालियन BSF है, इन्होंने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया और बहुत से लोगों को यहाँ पे मेडिसिन दी, और जो ऐसे लोग भी सर जो उड़ी जाने के काबिल भी नहीं है और गरीब लोग भी है, तो इसलिए यहाँ पे ये कैंप लगा और यहाँ पे फ्री में मेडिसिन भी मिल रही है और डॉक्टर साहिबान भी फ्री में चेकअप कर रहे हैं और हम बड़ा शुक्रगुजार हैं 175 बटालियन का। 5 BSF के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने फ्री मेडिसिन दिया यहाँ के लोगों को परमपिला में और बड़े हेल्पफुल हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है BSF तुरंत पहुंचती है, कोई तूफान आ जाए उसमें BSF बहुत हेल्पफुल है और यहाँ के लोकल की बहुत हेल्प कर रही है। माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक फ्रॉम 175 बटालियन BSF। हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप की एक आयोजित किया है ताकि जो दूर दराज इलाके हैं, यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे और जो बच्चे हैं, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम टाइम टू टाइम मेडिकल कैंप्स कराते रहते हैं, जिससे कि दूर दराज इलाके जो हैं वहाँ पे लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। इसके अलावा जो हमारा कैंप है वहाँ पे भी हमारे लिए हमने हमेशा सिविलियंस के लिए ओपन रखा है, वो जब भी आए वहाँ पे आके अपना फ्री चेकअप करवा सकते हैं और अपने लिए फ्री मेडिसिन वहाँ से ले सकते हैं। तो BSF हमेशा तत्पर है लोगों की सहायता के लिए और जिस भी प्रकार से हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। आज भी हमने ये मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है, तो यहाँ पे भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट OPD बेसिस पे चेकअप और उसके अलावा जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन है वो सब हम लोगों को प्रोवाइड। हम इन लोगों के लिए जितना फार फ्लंग एरियास है, जितना भी है, वहाँ पे जहाँ पे रीच नहीं हो पाता है मेडिकल फैसिलिटीज, वहाँ पे हम जो है BSF जाके उनका मेडिकल फैसिलिटीज दे रहा है फ्री में, फ्री मेडिकल कैंप आयोजित कर रहे हैं। आज परमपिला में फ्रंटियर हेडक्वार्टर कश्मीर के तहत सेक्टर बारामूला और 175 बटालियन BSF जो कि मोहरा में तैनात है, उसके तहत परमपिला में एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो परमपिला है इसने हमने सेलेक्ट किया है ताकि कि यहाँ के लोगों को एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और कुछ उनकी जो प्रॉब्लम है उनको हमारे डॉक्टर्स की टीम देखभाल करेगी और साथ में हमने मेडिसिन भी वितरण करने का इस कार्यक्रम में रखा है। तो यहाँ पे जैसे हम अभी नंबरदार परम से बात कर रहे थे तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ करीब आबादी 3000 की है। तो मेरा यही प्रयास है कि ये जो 175 बटालियन BSF के तरफ से यहाँ पे जो मेडिकल कैंप लगाया गया है उसमें अधिक से अधिक लोगों को इसकी सुविधा मिले
अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे चेक किया जाए और साथ में उनको मेडिसिन भी दिया जाए। बताया गया कि बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, करीब 400-500 लोग आए हैं और भी आएंगे, तो सभी को हमारे डॉक्टर की टीम चेक करेगी और उनको मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। म्युनिसिपल काउंसिल बांदीपुरा लगातार जलवान वुल्ले लेक के पास कूड़ा फेंक रहा है, जो आसपास के माहौल के लिए खराब है। लेक के किनारे पर ये कूड़ा डिस्पोजल साइट लेक के इकोसिस्टम और पानी को प्रभावित कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी नियंत्रण के कचरा फेंकना लेक का पानी कंटेमिनेट हो रहा है। इसका असर लेक के प्रोड्यूस और एक्वेटिक लाइफ पर पड़ रहा है और पानी से जुड़ी बीमारियां जानवरों, मछलियों, पक्षियों और आसपास के लोगों में फैल रही हैं। रहने सहने का ताल्लुक है, हमारा रहना सहना बहुत मुश्किल हो गया है, हमारा चलना फिरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ खेल नहीं पाते हैं। हमारे मवेशी यहाँ आए तो वो ये जहरीली चीजें खाकर मर जाती हैं, हमें माली नुकसान होना पड़ता है। और हमारी औरतें जो भी यहाँ से आना चाहिए तो यहाँ कुत्तों की बौछार होती है, बहुत कुत्ते होते हैं, वो यहाँ से चल फिर नहीं सकते। जिंदगी हमारी उजड़ बन गई है, खतरे में है। और जो यहाँ से चलेगा, यहाँ बदबू है, बैक्टीरिया इतना है, जहरीली हवा है, ये हर एक इंसान के लिए मुज़र सहत है। हमारे यहाँ करीबी मिडिल स्कूल है, कल स्कूल खुलने वाले हैं। इन बच्चों को आप देखिए, वो स्कूल है, इनको यहाँ से बदबू वहाँ होती है, उनको खिड़कियाँ वहाँ पर बंद करनी पड़ती हैं, लेकिन तो भी खिड़कियों के बगैर भी ये हवा अंदर जा सकती है। जो यहाँ पर मुकामी बस्ती लोग हैं, मुसू के हैं, वांगशपुर के, जिनका यहाँ रोजी रोटी का मसला है, यहाँ आना जाना है, उनका चलना यहाँ बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है। तो हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटी जितना तवज्जो उसको चाहिए, वो तवज्जो उतना इस पर नहीं देती। अब मुतालबा क्या है सरकार? हमारा मुतालबा है खुसूसन डीसी साहब, डीसी बांदीपुरा से मोदमाना गुजारिश हम उनसे करते हैं कि आप प्लीज इंसानियत के नाते, अपनी कुर्सी के नाते आप यहाँ एक बार आइए और हमारी मुश्किलात को देखें। हारपुरा अथवातू गांव के लोगों ने रोड खराब होने से आने वाली परेशानियों को लेकर प्रदर्शन किया और रोड बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से गांव वालों ने एडमिनिस्ट्रेशन से रोड की मांग की है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनका कहना है कि हमेशा सिर्फ झूठे वादे मिलते हैं, जबकि उनकी परेशानियां जारी हैं। गांव के लोग अब प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और तुरंत एक्शन की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि डीसी बांदीपुरा और अन्य अधिकारी उनकी शिकायत का समाधान करे और उन्हें उनका हक दिलाए। डीसी बने मतलब यह सरपंच बने, डिप्टी सरपंच बने, पत्म लट पन हेरपोर डिप्टी सरपंच मगर सैनिस मसलस तुल कस दस डीसी साहबस नश गई ओतर डीसी साहब टंगतार तौर वो पे रुको विज कदलस पे हेरपर घर 50 मर बसान 55 लगभग 300 नफर ये आबादी वोत तम सात दोपस जनाब च कर तम दित ओकुन नजरा दित यह रोड तो परेशान तम दोपन परवाह कह वल करो पत्म लट गोस बह MLA साहबस नश तो MLA साहबन तो वही कत दोपन यह अथी मज कह अत पे प्रोजेक्ट बनावन क्या बनावन मगर मे न फिक्र तारा कह 10 वरी गई अत प्रोजेक्ट बना मगर सान हक गो तो गो क्या कमन कमन पहाड़न खोत रोड कमन कमन कौन गो रोड तुलेल वोत रोड कचा बस्ती कता मतलब वनस तुम योर आमित मौके पे बहुत गुजारिश करा डीसी बांडीपोरस डीसी साहबस सह कर पान यमुक दौर सह वुचन बेस बह खास कर MLA साहबस तो गुजारिश सोन मुश्किल कर हल बस यह सोन मतलब मुदा तो मकसद यो सोन सह वुच यन पे मोदी जी हुकूमत आय न मतलब पे तन पे बने कमन कमन जायन रोड मगर अस क्या बदकिस्मती बस दपान अस बदकिस्मती ना सान कंस नई पी बदकिस्मती ना सानिस कंस प्रोनिस बदकिस्मती वह प्रानी पे दिवान खकर यह चीज कत्या डीसी साहब आय तमन कोर जर पर वोट डीसी ऑफिस तो वोट हर बोन सड़क पे तहसीलदार साहब दोपुक सोजो तहसीलदार साहब आव नजरा गुजरा करन मगर सोन चार कोरन न कह बशीर बाबा प्रस तम थोनम ये ताल पे अत दोपन मोजी चून कसम चून रोड गठ 8 दोहन मज वात
अगर तम मान सर कसम हायाव पत अनजे अड़वोत तान तमो हो मान सर कसम तमो हो तोतान कसम योतान वोर नीक सनिक छोट दपो न जानो न जानो। अपील करते हैं आठवतु हैरीपुरा से नजीर अहमद शेख। जब इलेक्शन का दौर आता है बोलता ये करेंगे वो करेंगे रोड देंगे ये कर, हर कोई है हमें इतना हेड लोड है हम कोई मकान बना सकते हैं, हमें लकड़ियों का मकान है लेकिन हम जब बना नहीं सकते, हेड लोड है। कोई सीमेंट में मकान बनाता था, कोई क्या करता था। हम गरीब लोग हैं, पिछले 60 सालों से हम ये जिंदगानी ऐसे ही गुजरता है। हमारा कार्य हमारा सुनता कोई नहीं है, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमें कौन सा कसूर है आज तक हमारा मांगी किसी ने पूरा नहीं किया है। कोई पहले उस्मान साहब था, उसने भी बोला हम आपका मांगी पूरी करेंगे। अब हमने निजाम साहब बनाया, उसने भी बोला हम आपका मांगी पूरी करेंगे, लेकिन वो अपने घरों के लिए मांगी पूरे करते हैं, हमारे सुनता ही नहीं कोई है। मोदी जी ने किन किन इलाकों में रोड दिए हैं जहाँ कोई साइकिल से भी चल नहीं सकता था, पैदल भी नहीं चल सकता था, वहाँ मोदी जी ने रोड दिए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमें रोड चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।